स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। आज के इस लेक्चर में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की अवधारणाओं को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है। तो यह उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिए कि जब किसी भी अर्थव्यवस्था में जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई में वृद्धि हो रही हो, यानी प्रति व्यक्ति आय में। दोस्तों, मैंने सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इन सब के लिए पिछला लेक्चर में ये डिटेल में चर्चा की है। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में आप आई बटन में इसे देख सकते हैं। तो जब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन जब इन तीनों में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में भी वृद्धि हो रही हो तो हम कहेंगे कि आर्थिक विकास हो रहा है। यानी आर्थिक विकास राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि से भी संबंधित है। इसको और ज़्यादा व्यापक रूप में मैं आपको समझाऊं तो आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि करता है। यानी आर्थिक समृद्धि से ये जरूरी नहीं, आर्थिक समृद्धि देश में हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस देश में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली अच्छी हो रही है या प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास पैसा आ रहा है, अब उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सभी चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हो पा रही है। आइए और समझते हैं। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय है। ध्यान रखिए, प्रश्न पूछा जाता है, आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। लेकिन यदि सकल राष्ट्रीय आय बढ़ने से, एक बात याद रखिएगा कि यदि सकल राष्ट्रीय आय बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है तब तो आर्थिक समृद्धि मानी जाएगी। लेकिन यदि जनसंख्या घट गई और पीसीआई में वृद्धि हो रही है प्रति व्यक्ति आय में तो आर्थिक समृद्धि नहीं मानी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी कारणवश, जैसे कि कोई एक जिला है, उस जिले में 1 लाख लोग हैं और उस जिले की जो प्रति व्यक्ति आय है वो मान लीजिए 10,000 रुपये है। अब उस जिले में किसी कारणवश 20,000 लोग निकल जाए तो जाहिर सी बात है प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कुल राष्ट्रीय आय से जनसंख्या में भाग देते हैं। तो इस तरह से प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती है जनसंख्या के हटने से तो वो आर्थिक समृद्धि नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि जरूरी नहीं यदि आर्थिक समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही हो तो जीवन की गुणवत्ता यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण स्तर, जीवन प्रत्याशा, इन सब में भी सुधार हो रहा हो। क्यों? क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आय के वितरण को नहीं दर्शाता। पिछले लेक्चर में भी मैंने इस पे डिस्कस किया, इस समय भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसमें क्या होगा, टोटल जनसंख्या, टोटल जो इनकम है उसमें से जनसंख्या भाग दे दी जाएगी। तो इससे जरूरी नहीं, हो सकता है कि एक ही लोग कमा रहे हो एक परिवार में। मैंने पिछले एग्जाम्पल दिया था कि एक परिवार में अगर 10 लोग हों और उसकी प्रति व्यक्ति आय उस परिवार की निकालनी हो तो 10 बटा टोटल जो इनकम आ रही है परिवार की उसमें 10 से भाग दे देंगे। लेकिन ये तो हो जाएगा कि हर व्यक्ति का एक एवरेज इतना हो गया। लेकिन हो सकता है कि एक ही व्यक्ति कमा रहा हो, एक ही व्यक्ति की इनकम हो, इसलिए आर्थिक समृद्धि जीवन की गुणवत्ता का मापक नहीं हो सकती। हाँ, जीवन की गुणवत्ता का मापक आर्थिक विकास होता है। तो देश में प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है और वास्तविक आय का संकेंद्रण अमीरों के पास हो रहा है। यही हमारी अर्थव्यवस्था का चरित्र बन चुका है, यानी अमीर और गरीब होता जा रहा है। गरीबी के इस दुष्चक्र पे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को प्रबल धक्का प्रत्यागम यानी बिग पुश थियरी और कुजनेट्स वक्र पर भी चर्चा करूंगा। आइए आगे देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि क्या होती है। परिमाणात्मक होती है यानी क्वांटिटेटिव चेंज होता है, और जबकि आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव चेंज होता है। तो ये दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं कि आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है। पहले इसे नाम देख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस, फिर श्रम शक्ति यानी जनसंख्या, फिर पूंजी निर्माण, फिर पूंजी उत्पाद अनुपात, इसके बाद प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अवसंरचना। आइए मैं एक एक थोड़ा सा डिटेल आपको समझा दूं। प्राकृतिक संसाधन यानी किसी देश की शुरुआत के लिए आधारभूत कारक जो होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं।
दुनिया के लगभग जितने भी बड़े शक्तिशाली देश हैं सब प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध हैं, जैसे अमेरिका हुआ, चीन हुआ, रूस हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। इसी तरीके से अगर हम श्रम शक्ति की बात करें तो जो किसी भी देश की बड़ी जनसंख्या है वह विकास में बाधक भी हो सकती है और सहायक भी हो सकती है। सहायक कब होगी ये मैंने पिछले शुरू में ही पहले और दूसरे लेक्चर में डिस्कस किया था। आप हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला और दूसरा लेक्चर देख लीजिए। तो जब जनसंख्या मानव संसाधन बन जाती है तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मानव संसाधन बढ़ेगी तो हम जननांकी लाभांश की स्थिति में पहुंचेंगे, यानी डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, इसे समझ लेते हैं। तो जननांकी लाभांश क्या है? जब कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या यानी 15 से 59 वर्ष की जो जन आयु के लोग हैं उनका अनुपात बढ़ने लगे और निर्भर जनसंख्या, निर्भर यानी 0 से 14 और 60 वर्ष से अधिक का अनुपात घटने लगे तो अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ जाती है और बचत भी बढ़ जाती है, यानी जो कार्यशील वाले लोग हैं वो उनकी संख्या बढ़ने लगे। और भारत का ये चरित्र है, भारत में कार्यशील जनसंख्या के वाले लोग ज़्यादा हैं, इसे ही जननांकिकी लाभांश कहते हैं। और जननांकिकी लाभांश प्राप्त कैसे किया जा सकता है? तो अधिक से अधिक लोगों को कौशल शिक्षा दी जाए या तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरा आपने देखा पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण समझ लेते हैं कि पूंजी क्या कहलाती है। पहले लेक्चर में मैंने इस पर डिस्कस किया था, एक बार और समझा दूं कि किसी देश का उपभोग के बाद बचत जो इन्वेस्टमेंट में लगाया जाता है वही पूंजी है। जैसे व्यवहारिक स्तर पे अगर मेरी पूंजी या आपकी पूंजी आपको निकालनी है तो मैं अगर 10,000 रुपये महीने का कमा रहा हूँ तो मान लीजिए मैं 10,000 इन्वेस्ट कर यानी 10,000 मेरा खर्च हो गया तो मेरी पूंजी क्या हुई? मेरी पूंजी शून्य हो गई, कुछ नहीं। अब मैं 8,000 तो जो खर्च वगैरह है उपभोग यानी खर्च के बाद, तो 8,000 तो मैंने खर्च कर दिया। उसके बाद मैं जो 2,000 बचा रहा हूँ उसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इन्वेस्ट चाहे मैं बैंक में करूँ, चाहे मैं घर में ही रख दूँ, चाहे जिस चीज़ में मैं इन्वेस्ट करूँ, यानी उससे जो मैं पैसा, क्योंकि इन्वेस्ट करूँगा तो उससे 2 पैसा और बनेगा। तो यही जो मेरा इन्वेस्टमेंट है 2,000, यही मेरी पूंजी है। तो पूंजी आप निश्चित रूप से समझे होंगे। तो इस तरीके से यदि कोई देश विकास नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ बचत और पूंजी निर्माण नहीं हो रहा है। और यही अल्प विकसित देशों की सबसे बड़ी चिंता भी है और बाधक तत्व है। क्या? पूंजी का निर्माण न हो पाना। क्योंकि मान लीजिए कोई देश है वो अपने उपभोग पर ही संपूर्ण संसाधन खर्च कर दे तो वह देश बचत कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जब बचत नहीं करेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो पूंजी निर्माण नहीं होगी। यानी पूंजी निर्माण की आवश्यक शर्त क्या है? बचत। बचत से ही इन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश होगा और विनिवेश से पूंजी निर्माण हो पाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूंजी निर्माण में 2 सबसे महत्वपूर्ण बाधक तत्व हैं। ये दोनों तत्व कौन कौन से हैं? एक प्रदर्शनकारी प्रभाव यानी शो ऑफ इफेक्ट और दूसरा कॉन्स्पिशस कंजम्पशन यानी विशिष्ट उपयोग। तो ये दोनों क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रदर्शनकारी प्रभाव, शो ऑफ इफेक्ट, ये हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। किसी भी व्यक्ति में अपने समृद्ध पड़ोसी की नकल करने की प्रबल लालसा होती है, जिस कारण इनकम बढ़ने से खर्च में भी वृद्धि हो जाती है और बचत कम होती चली जाती है। यही प्रदर्शनकारी प्रभाव है। व्यवहारिक स्तर पे मैं समझाऊं कि अगर मान लीजिए हमारा एक पड़ोसी है, वो एक बाइक ले लिया या एक कार ले लिया, अब उनके पड़ोसी जो बगल में है उनके मन में भी ये अवधारणा आ जाएगी कि भाई मेरे पास भी कार होनी चाहिए, मेरे पास भी बाइक होनी चाहिए अच्छी वाली। तो इस तरीके से भले मेरी कम ही मेरी पूंजी है लेकिन मैं लोन या किसी भी तरीके से वो गाड़ी उठा लेता हूँ मार्केट से। इस तरीके से ये है शो ऑफ। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैंने लोन, यानी मैं एक्स्ट्रा अपने ऊपर दबाव ले चुका हूँ। यह प्रभाव आर्थिक वृद्धि पूंजी निर्माण के लिए बहुत बड़ा बाधक है। दूसरा ये भी हमारे देश की समस्या है, विशिष्ट उपयोग। ये क्या होता है? कॉन्स्पिशस कंजम्पशन। इसमें होता है किसी अल्प विकसित या विकासशील देश के नागरिकों द्वारा जब विलासिता की वस्तुओं पर अधिक से अधिक खर्च कर दिया। जैसे हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों की, क्या कि मान लीजिए हम 15, 20, 25 रुपए की कॉफ़ी पी सकते हैं लेकिन हम उस कॉफ़ी को पीने के लिए एक बड़े रेप्यूटेटेड जगह जाते हैं, 300, 400 खर्च करते हैं। फिर हम 20, 25, 50 रुपए की चीज़ खा सकते हैं लेकिन उसी को एसी रूम और बड़े थोड़े यूँ कहिए कि विलासितापूर्ण जगह जाकर हम 400, 500, हज़ारों रुपए तक खर्च कर देते हैं, जिससे हमारे ऊपर एक्स्ट्रा दबाव आता जाता है। तो ये 2 बड़ी समस्याएं हैं पूंजी निर्माण में। इसके बाद है पूंजी उत्पाद अनुपात।
तो पूंजी उत्पाद अनुपात जैसा कि चौथा आपने देखा था, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, इसे भी ध्यान से समझिए। देखिए दोस्तों, मैं जो जो समझा रहा हूँ जरूरी हो तो वो लिख लीजिए और ध्यान से समझिए। तो जब प्रति इकाई उत्पादन पर लगने वाली पूंजी की मात्रा कम होने लगे तो हम कहेंगे कि पूंजी उत्पाद अनुपात घट रहा है। यानी पूंजी उत्पाद अनुपात क्या है, प्रति इकाई जो मात्रा है उस पर जो पूंजी की मात्रा लगाई जा रही है। तो थोड़ा हम इसे व्यवहारिक लैंग्वेज में समझे, व्यवहारिक रूप में। तो मान लीजिए एक पेन बन रहा है, तो एक पेन की कीमत 5 रुपए है, यानी एक प्रति इकाई जो है उस पर 5 रुपए का इन्वेस्ट हो रहा है। अब उस पर एक पेन की कीमत यानी 1 रुपए घट जाए, यानी अब 4 रुपए में ही पेन बनने लगे, तो पूंजी उत्पाद अनुपात क्या हो गया, घट गया। ध्यान रखिए, पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना एक अच्छी स्थिति किसी भी देश के लिए मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अब कम पूंजी पर अधिक उत्पादन हो रहा है। पहले 5 रुपए में एक पेन बनता था, अब 4 रुपए में ही एक पेन बनने लगा। तो अगर कोई पूछे कि पूंजी उत्पाद अनुपात का घटना या एग्जाम में अगर आए, क्या मानी जाती है, अच्छी स्थिति या बुरी स्थिति, तो ये अच्छी स्थिति किसी भी देश के लिए मानी जाती है। जबकि पूंजी उत्पाद का बढ़ना क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि पूंजी की उत्पादकता घट रही है, यानी महंगाई बढ़ रही है। समझ गए? यानी आर्थिक विकास के लिए ये कतई अच्छा लक्षण नहीं है। अब आते हैं हम लोग प्रौद्योगिकी पे। तो प्रौद्योगिकी की बात करें तो टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, बाजार में नई नई वस्तुएं आती हैं, पुरानी वस्तुओं में सुधार होता है, जिससे श्रम की उत्पादकता बढ़ती है, इससे उत्पादन लागत घट जाता है, इससे आर्थिक प्राप्ति होने लगती है। यानी प्रौद्योगिकी जैसे जैसे आती है, पहले पता चला कि एक काम को 10 घंटे में किया जा रहा था, प्रौद्योगिकी ने उस काम को मिनिमाइज कर दिया, अब 1 घंटे में ही कर दिया, यानी प्रोडक्टिविटी लगातार बढ़ने लगी। तो ये पांचवा प्रौद्योगिकी। ध्यान रखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि प्रौद्योगिकी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक E.F. सुमाखर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल, ये पूछा जाता है किसकी पुस्तक है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यानी जो मध्यम टेक्नोलॉजी है उसकी अवधारणा प्रस्तुत की और बताया कि कम लागत वाली तकनीक जिसमें कम पूंजी लगे अधिक विकास के लिए बेहतर होती है। तो यहाँ से हम इस नतीजे पर भी पहुँचते हैं कि जो भी हमारे लघु और कुटीर उद्योग हैं उनमें लागत कम होती है, जबकि बड़ी बड़ी जो उद्योग हैं उनमें लागत हमेशा बढ़ जाती है। इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद देख लेते हैं, छठा था अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना तो आर्थिक विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आधारभूत ढांचा ही ना हो तो आप शिक्षा कैसे देंगे, आप बाहर पेड़ के नीचे कब तक पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य कैसे आप प्रोवाइड करेंगे, अगर आपके पास बेड ही ना हो, अस्पताल ही ना हो, तो आप स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड करेंगे, साफ सफाई की व्यवस्था ही ना हो, तो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों आर्थिक विकास और आर्थिक समझ आपकी निश्चित रूप से आपको थोड़ी बहुत तो आई होगी। मैं कुछ और बातें आपको बता दूं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी, अब तो पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा जोर दिया गया था। लगभग 56 लाख रुपए निवेश करने का लक्ष्य रखा गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि दीपक पारेख समिति का संबंध किससे है। 2010 में ये गठित की गई थी दीपक पारेख समिति, तो इसका संबंध आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है। लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक पारेख समिति का संबंध आधारभूत संरचना के वित्त पोषण से है। तो किसी भी देश की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें कि अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जैसे अगर अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है यानी कृषि क्षेत्र में योगदान में कमी आएगी, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर में कमी आएगी और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में क्या होगी, योगदान में बढ़ोतरी होने लगेगी। आप जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे कृषि क्षेत्र में लगभग 55% जीडीपी में कृषि का योगदान था, और अब जो है 2014-15 में ये घटकर 17.4% हो गया है। इसी तरीके से जीडीपी में भी बहुत तेज बढ़ोतरी हुई। वर्तमान स्थिति में 2013-14 के आंकड़े कहें तो यह 53% तक जीडीपी उद्योग और सेवा क्षेत्र में हो गया है, जबकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो केवल यह 16% ही था। तो इस तरीके से लगातार जीडीपी उद्योग और सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान इसका बढ़ रहा है, जबकि कृषि क्षेत्र का घट रहा है। तो इससे ये आर्थिक विकास
की ओर बढ़ रही अर्थव्यवस्था का एक संरचनात्मक बदलाव है। इसके अलावा खाद्यान्नों के उपभोग में कमी आती जाती है और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उपभोग में वृद्धि होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसा आने लगता है, तो लोगों के पास पैसा आने लगता है तो लोग तमाम चीज़ों पे खर्च करने लगते हैं। केवल अपने ये खाद्यान्न नहीं बल्कि खाद्यान्न से इतर भी चीज़ें लोग खाने पे जोर देने लगते हैं। इसी तरीके से अगले लेक्चर में दोस्तों मैं गरीबी की अवधारणा, कुज़नेट्स वक्र और इन सब पे डिस्कस करूँगा। तो निश्चित रूप से अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे चैनल के साथ, ताकि हमें वो उत्साह मिल सके और हम अधिक से अधिक मेहनत करके आप तक अच्छे से अच्छे वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।